लक्ष्य द गोल अचीवर। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य द गोल अचीवर में। मैं हूं सुधांशु तिवारी और हाजिर हूं आपके सामने एक नया सेशन लेकर। जैसा कि हम लोग पेट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो उसी कड़ी में आज मैं आपके सामने एक नया सेशन लेके आया हूं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि इस प्रकार की जब भी वीडियो इस चैनल पर आए तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप वीडियो को देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुरास्थल से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए? आपके ऑप्शन है सराय, नाहर, राय से, दमदमा से, महदहा से, लगनाथ से। देखिए, यहाँ पे आंसर भी टिक किया हुआ है, इसलिए क्योंकि इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ स्क्रीन पर आपके लिखी हुई मिलेंगी। तो लगभग सभी आंसर टिक हुए हैं, तो आप लोग देख के एक नज़र में देखते चलिए। देखिए, जो एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, दमदमा से हुई है। और दमदमा जो जगह है वो प्रतापगढ़ यूपी में रिलेट करती है। ये प्रतापगढ़ यूपी में है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी? आपके ऑप्शन नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, या पूरा पाषाण काल में, या प्रो ऐतिहासिक काल में। तो सबसे पहले खेती की जो प्रारंभ हुआ खेती का, ये नवपाषाण काल में हुआ। और इसमें प्रमुख फसलें मुख्य रूप से जौ थी। और नवपाषाण काल में ही आपका आग की खोज हुई। तो ये महत्वपूर्ण खोजें हैं नवपाषाण काल की। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गर्द आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गर्द आवास का मतलब होता है जमीन को खोद कर रहना, जमीन के अंदर गड्ढे बना के रहने को गर्द आवास कहते हैं। तो कोलडीवा ये जगह थी, यहाँ से गर्द आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाले में से था? तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था, नवपाषाण काल में जो है खेती की शुरुआत होती है और सबसे पहले जो है जौ की खेती की शुरुआत हुई थी। तो इसमें जो जौ वाला ऑप्शन है आपका यही सही रहेगा कि सबसे पहले मनुष्य ने सबसे पहला जो अन्न प्रयोग किया था वो जौ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि इसमें मिलान करना है। देखिए, सही मिलान, और मैंने मिलान कर दिया है। आप लोग क्वेश्चन को देखिए। जैसे लोथल जो है ये गोदीवाड़ा, कालीबंगन जुता हुआ खेत यहाँ से प्राप्त हुआ। धौलावीरा से हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख प्राप्त हुआ था। और बनवाली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति प्राप्त हुई थी। तो ये जो है पहले का जो है दूसरा हो जाएगा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा और चौथे का तीसरा। इस प्रकार से ये बी वाला ऑप्शन आपका सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। देखिए, अगला प्रश्न था, विशाल स्नानागार यानी ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? आपके ऑप्शन थे लोथल, चन्हुदड़ो, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। तो आपको ज्ञात होगा कि हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो जगह थी जहाँ से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ था और अन्नागार भी प्राप्त हुआ था। तो विशाल स्नानागार जो है इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई देखिए 11.8 मीटर, 7 मीटर और 2.43 मीटर, ये थी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? आपके ऑप्शन है विशाल स्नानागार, धान्यागार, सहस्तंभ हाल, या 2 मंजिला मकान। तो देखिए, अगर सबसे बड़े भवन की बात करेंगे तो वो विशाल स्नानागार नहीं था, वो मिला था वहाँ पे, लेकिन धान्यागार जहाँ पे अनाज इकट्ठा किया जाता है, अन्नागार से कहते हैं, ये वहाँ से प्राप्त होता मोहनजोदड़ो से। तो सबसे बड़ा जो यही था, वहाँ पे सबसे बड़ा मकान जो है, सबसे बड़ा भवन मोहनजोदड़ो में धन्नागार या अन्नागार था। आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह कहाँ है? तो देखिए, आपके ऑप्शन है पंजाब में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में, या राजस्थान में। तो रंगपुर ये जो है सौराष्ट्र में है, याद रखिएगा आप लोग। सौराष्ट्र में जो है, सौराष्ट्र एक जगह है महाराष्ट्र में जहाँ पर रंगपुर है। और जो रोपड़ स्थान प्राप्त होता है पंजाब में है। और कालीबंगा जो राजस्थान में है। और धौलावीरा अगर आपसे पूछा जाता है तो ये गुजरात में है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जगह हैं जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है हड़प्पा सभ्यता की। तो राजस्थान अगर पूछा, कालीबंगा पूछा जाए तो ये राजस्थान में है। रंगपुर पूछा गया है, ये सौराष्ट्र में है। ये इस क्वेश्चन का ऑप्शन सौराष्ट्र में होगा। रोपड़ अगर पूछा जाएगा पंजाब में होगा। और अगर धौलावीरा पूछा जाता है आपसे कहाँ स्थित है तो वो गुजरात में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित शहरों में कौन सा एक जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है? यानी किस शहर में सिंधु सभ्यता के वाटर मैनेजमेंट का काम बहुत अच्छे से था? तो आपके ऑप्शन है लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, या धौलावीरा। तो धौलावीरा जो गुजरात में स्थित है, यहाँ पे वाटर मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरीके से था, आज की तरीके से जिससे पक्की नालियाँ, ढकी हुई नालियाँ बनी रहती हैं, ऐसे धौलावीरा गुजरात में था उस समय सिंधु सभ्यता में। बट हड़प्पा सभ्यता के दौरान कांसे की नर्तकी की प्रतिमा यानी डांसिंग गर्ल जिसे कहते हैं, बनाने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया गया था? तो आपके ऑप्शन है पत्थर की नक्काशी, हाथी दांत की नक्काशी, लकड़ी की नक्काशी, या मोम लिपि, या ढलाई, या कास्टिंग मेथड जिसे अंग्रेजी में वैक्स कास्टिंग कहते हैं। और इसका एक अन्य नाम है लुप्त मोम विधि। तो यानी इसी तरीके से इस जो है कांस्य की प्रतिमा बनाई गई थी, उस तकनीकी का नाम है मोम लोपी ढलाई कास्टिंग यानी लुप्त मोम विधि। यानी चौथा वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा, वैक्स कास्टिंग विधि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार प्रयोग किया गया था? आपके ऑप्शन है मध्य पाषाण युग में, ताम्र पाषाण युग में, पूरा पाषाण युग में और नव पाषाण युग में। तो देखिए तांबे का जो सबसे पहला प्रयोग किया गया था, नाम से स्पष्ट है, ताम्र पाषाण युग में, यानी उस समय तांबा और पत्थर दोनों का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इसका नाम जो है ताम्र पाषाण युग पड़ा। और देखिए ये क्वेश्चन जो है पेट 2022 में पूछा गया प्रश्न है, तो आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। आपके ऑप्शन है लोथल, नागपट्टनम, सिकंदरिया या महास्थानगढ़। तो आपका जो बंदरगाह हड़प्पा का लोथल है, जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से क्या अर्थ होता है? उपनिषद, उप मतलब होता है समीप और निषद मतलब होता है सुनना, यानी समीप बैठकर सुनना, यही उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है। तो जैसे कि नाम से स्पष्ट है, पास बैठना, यही होता है उपनिषद, यानी सिटिंग क्लोज। और देखिए अगर हम अन्य जानकारियों की बात करें तो वेद जो है कुल मिला के 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वेदांग जो है, वेदांगों की संख्या 6 है। पुराण आपके 18 है। उपनिषदों की संख्या 108 है। मुख्य उपनिषद जिनमें से एक ही है, कुल मिला के उपनिषदों की संख्या 108 है, जिसमें से मुख्य उपनिषद एक ही है। तो इस प्रकार से अन्य जानकारियाँ आपने प्राप्त की। आगे बढ़ते हैं। भारत प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये जो है आपको ज्ञात होगा, एक मुंडोक उपनिषद है। ये उपनिषद है जो 108 उपनिषद है, उनमें एक मुंडोक उपनिषद है जो सबसे छोटा उपनिषद भी जाना जाता है। इस यहीं से जो है भारत का जो प्रतीक है उत्कीर्ण सत्यमेव जयते, ये मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। आपके ऑप्शन है निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र या वंश परंपरागत राजतंत्र। तो देखिए जो वैदिक युग था उसमें एक वंश के बाद दूसरा वंश शासन करता था, जैसे राजघराने में जो वंश रहते थे उनका बेटा फिर उनका बेटा, इसी प्रकार से राजतंत्र था। तो वैदिक युग में जो प्रचलित शासन था ये वंश परंपरागत राजतंत्र था। और इसमें देखिए विवाह जो है यहाँ पे 8 विवाह कर सकते थे। संस्कार 16 संस्कार होते थे। 4 प्रकार के आश्रम रहते थे। ब्रह्मचर्य जो है 25 तक था। 25 तक ब्रह्मचर्य जीवन जीते थे। उसके बाद 25 से 50 तक गृहस्थ जीवन जीते थे। उसके बाद उनका वानप्रस्थ आता था। उसके बाद में जो है संन्यास ले लेते थे। 75 के बाद जब तक जीवित रहते थे सन्यासी बनकर जीवित रहते थे। अगला प्रश्न है, वैदिक कर्मकांड में होत्र का संबंध है किस मतलब वेद से संबंधित है? वैदिक कर्मकांड में जो होत्र है ये किस वेद से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो देखिए ऋग्वेद, जिसे आयुर्वेद, ऋग्वेद में मुख्य रूप से आयुर्वेद यानी चिकित्सा पद्धति का वर्णन किया गया है। तो ये जो है यहीं से इसका वर्णन है होत का, वैदिक कर्मकांड जो है। और कुल मंडल इसमें 10 हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न है, प्रारंभिक जीवन काल में निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर 10 राजन युद्ध हुआ था? आपके ऑप्शन है सरस्वती, दृष्टदत्ती, परुश्रणी और सूत्रदी। तो यानी जिसे सतलज भी कहा जाता है इस नदी का नाम। लेकिन इस जो 10 राजन युद्ध हुआ था वो परुश्रणी नदी यानी जिसे रावी कहा जाता है, सी वाला ऑप्शन, परुश्रणी यानी रावी नदी के तट पर हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। देखिए अणुव्रत जो सिद्धांत है ये जैन धर्म का सिद्धांत है। तो आप लोग याद रखिएगा जैनिज्म यानी जैन सिद्धांत से संबंधित है अणुव्रत। और 23वें तीर्थंकर जो है पार्श्वनाथ थे। और इसका जो है फाउंडर यानी जो इसके संस्थापक थे वो ऋषभदेव थे। याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है। देखिए जैन धर्म का जो सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है आपके ऑप्शन है कर्म, वैराग्य, अहिंसा या निष्ठा। तो जैन धर्म जो है अहिंसा में विश्वास करता है, वो जीवों की हत्या के खिलाफ है, किसी भी प्रकार की हिंसा में विश्वास नहीं रखता है जैन धर्म। तो इसका महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है अहिंसा। बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित युग्म में से भारतीय षट दर्शन का भाग नहीं है। जिसमें में से जो नहीं है वो हमें बताना है। तो देखिए जो मीमांसा और वेदांत है ये भारतीय षट दर्शन का भाग है। न्याय और वैशेषिक ये भी भारतीय षट दर्शन का भाग है। सांख्य और योग ये भी भारतीय षट दर्शन का भाग है। यानी लोकायत और जो कार्यपालिक है यानी सी वाला ऑप्शन ये भारतीय षट दर्शन का भाग नहीं है। इस प्रकार से तीसरा ऑप्शन आपका सही रहेगा। बढ़ते अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? तो पहला बुद्ध ने अपना धर्मोपदेश दिया था यानी धर्म के बारे में जो उपदेश दिया था बुद्ध धर्म के बारे में, वो उत्तर प्रदेश के सारनाथ में दिया था। और आज भी ये बौद्ध धर्म के लिए ये स्थली जानी जाती है। ये जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश के सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश दिया था। और जो पहला धर्म उपदेश दिया था उसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 35 वर्ष की आयु में हुई थी। तपस्या इन्होंने 6 वर्ष से प्रारंभ कर दी थी। इस प्रकार से अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? यानी गौतम बुद्ध के जन्म स्थान के बारे में हमें किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो ये है पीपल वृक्ष, बौद्ध मठ, अशोक मौर्य
का रुम्नीदेही स्तंभ या मूर्ति। तो अशोक का जो रुम्नीदेही स्तंभ है, यहाँ से हमें जो है गौतम बुद्ध के जन्म स्थान का जो प्रमाण मिलता है। इनका जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था 563 BC में, और इनकी मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में। आगे बढ़ते हैं। चीनी यात्रियों ने सर्वप्रथम भारत की यात्रा क्यों की थी? उनके भारत आने का मकसद क्यों था? आपके ऑप्शन है, उन्होंने बौद्ध धर्म में रुचि ली थी, उन्हें भारतीय राजाओं ने आमंत्रित किया था, उन्हें भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने में रुचि थी, या उन्हें भारत में रहने की इच्छा थी। तो चीनी यात्री जो भारत में सर्वप्रथम इसलिए भारत की यात्रा की थी चीनी यात्रियों ने, क्योंकि उन्हें बौद्ध धर्म में उनकी जो है रुचि थी, और वो बौद्ध धर्म, चाइना के लोग अक्सर जो है बौद्धिस्ट होते हैं, तो उन्हें बौद्ध धर्म में रुचि थी, इसलिए उन्होंने भारत की यात्रा की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। इनमें से बौद्ध साहित्य कौन सा है? तो उपनिषद जो है ये हिंदू धर्म का है, अंग, आरण्यक ये सब हिंदुओं के हैं। बाकी जो त्रिपिटक है ये बौद्ध साहित्य की रचना है, तो ये बौद्ध साहित्य की पहचान हो गई है। पहला ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था? ये निर्वाण यानी गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी, जिसे गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण नाम से भी जाना जाता है। आप लोग याद रखिएगा। तो आपके ऑप्शन है कुशीनारा, श्रावस्ती, लुम्बिनी या सारनाथ। तो गौतम बुद्ध को जो महापरिनिर्वाण प्राप्त होता है वो कुशीनारा एक क्षेत्र है, वहां पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। याद रखिएगा आप लोग। पहला ऑप्शन आपका सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? यानी किसके शासनकाल में बुद्ध जो है कौशाम्बी आए थे? तो एक राजा थे उदयन जिनका नाम था, इनके शासनकाल में जो है गौतम बुद्ध कौशाम्बी आए थे। तो याद रखिएगा बी वाला ऑप्शन आपका सही है। उदयन के शासनकाल में गौतम बुद्ध कौशाम्बी आए थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस नगर में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? आपके ऑप्शन है नालंदा, गया, राजगीर या बोध गया। तो राजगीर में जो है बौद्ध सभा की आयोजित की गई थी। किस नगर में? प्रथम बौद्ध सभा, यानी सबसे पहली बौद्ध सभा जो है ये राजगीर में आयोजित की गई थी। और देखिए ये कुछ समय दिए गए हैं। 483 में राजगृह में अजातशत्रु के द्वारा आयोजित की गई थी। 383 ईसा पूर्व में जो है वैशाली में कालाशोक के द्वारा आयोजित की गई थी। 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में अशोक के द्वारा आयोजित की गई थी। और जो पहली है वो कुंडक कनिष्क के द्वारा आयोजित की गई थी कुंडक वन में। तो इस प्रकार से ये जो है बौद्ध सभा का आयोजन इतना हुआ था। और बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? इनमें से देखिए अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, रीति रिवाजों की अस्वीकृति। देखिए ये सब जो है पहले जो है वैदिक धर्म में ये सभी कर्मकांड थे जिससे विमुख होकर लोगों ने बौद्ध और जैन धर्म को अपनाया था। तो इनमें से बौद्ध और जैन धर्म में लगभग बहुत सी समानताएं हैं, लेकिन ऐसी कौन सी समानताएं हैं जो बौद्ध और जैन धर्म में नहीं है? तो वो है आत्मदमन यानी सेल्फ रिप्रेशन, आत्मदाह जिसे कहते हैं। ये जो है बौद्ध और जैन धर्म में समानता नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको सेशन अच्छा लगा होगा।